हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। और ये है इसका तीसरा पार्ट, एनाटॉमी फिजियोलॉजी का। दो पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अराउंड 200 क्वेश्चंस डिस्कस हो चुके हैं और ये अगले पार्ट में भी हम अगले 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। और वैसे आपके एग्जाम के एडमिट कार्ड्स जो है वो आ चुके हैं, अभी बज रहे हैं रात के 1:30 और आपके एडमिट कार्ड जो है वो 12 बजे के बाद आ गए थे, क्योंकि एग्जाम जो है 3 दिन बाद है, यानी 14 तारीख को है, इसलिए एडमिट कार्ड 3 दिन पहले आने थे। तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो टाइमिंग है वो होगी शाम को 3 से 6। यही शायद सबकी टाइमिंग सेम ही है, अगर डिफरेंट होगी तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। तो आपकी टाइमिंग शाम की शिफ्ट की है, 3 से 6 आपकी टाइमिंग रहने वाली है और एडमिट कार्ड्स आ चुके हैं। सिर्फ 3 दिन है, पढ़ाई हो रही है, करते रहिए। सो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, हाउ मच एयर इज ब्रीथ बाय नॉर्मल हेल्दी पर्सन इन 24 आवर्स। इसका जो आंसर है वो इसमें 15,000 टिक था, लेकिन हो सकता है कि जो आंसर है वो वेरी करे, क्योंकि ये रेंज में होते हैं और ये एग्जैक्ट नहीं होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, विच सेल फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन के अगेंस्ट कौन सी सेल फाइट करती है, ये आपके आता है लिम्फेटिक सिस्टम से। और अगर आप इसके चारों ऑप्शन भी पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इसमें साइटोप्लाज्म नहीं होगा, लाइसोसोम नहीं होगा, वोक्यूल्स नहीं होगा, ये सब जो है सेल के ऑर्गन से। तो जो आंसर है वो हो जाएगा आपका लिम्फोसाइट सेल। फिर अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन टिश्यू ऑफ आउटर लेयर ऑफ द स्किन। तो स्किन की जो आउटर लेयर है, जिसे आप डर्मिस एपिडर्मिस के नाम से जानते हैं, ये होती है स्किन की लेयर। और उसमें कौन सा मेन टिश्यू होता है, वो होता है एपिथेलियल टिश्यू। तो टिश्यू है वो हम 4 तरह से पढ़ते हैं, एपिथेलियल, नर्वस, कनेक्टिव टिश्यू और चौथा होता है मस्कुलर टिश्यू। तो उस हिसाब से आपका जो एपिथेलियल टिश्यू है वही टिश्यू है जो स्किन में पाया जाता है। मोस्टली जो ऑर्गन्स हैं उनमें एपिथेलियल टिश्यू ही पाया जाता है। फिर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सेलुलर एलिमेंट ऑफ द ब्लड। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, या नॉट नहीं लिखा होना चाहिए, क्वेश्चन होना चाहिए था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेलुलर एलिमेंट ऑफ द ब्लड। तो यहाँ पर आंसर जो है वो ऑल ऑफ द एबव होता, क्योंकि ये तीनों के तीनों सेलुलर हैं। आरबीसी भी सेल है, डब्ल्यूबीसी भी सेल है, प्लेटलेट्स भी सेल है, तो तीनों के तीनों सेलुलर एलिमेंट हैं। नॉन सेलुलर एलिमेंट अगर क्वेश्चन आता है तो आपका जो प्लाज्मा है वो नॉन सेलुलर एलिमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो ऑल ऑफ द एबव है, बट नॉट नहीं होना चाहिए। फिर है, द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो ब्रेन जो है थिंकिंग, रेगुलेटिंग द हार्ट बीट, बैलेंसिंग द बॉडी, ब्रेन के ही पार्ट्स होते हैं जो ये सारे फंक्शंस करते हैं। तो आपका आंसर डी हो जाएगा। नेम द मेम्ब्रेन विच अकर्स इन लंग्स। तो जब भी लंग्स की बात करेगा मेम्ब्रेन, तो हमेशा जो आपका आंसर है वो प्लूरा ही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज कॉमनली टर्म्ड बर्थ हार्मोन एंड मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। तो मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन के नाम से ऑक्सीटोक्सिन हार्मोन जाना जाता है, जो कि जिसकी वजह से जो बच्चा जब होता है फिर उसके बाद फीमेल्स फीड करने में इनेबल हो पाती हैं। उसके बाद है, नेम द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम विच इज जनरली इन्वॉल्व इन रिफ्लेक्स एक्शन। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसका जो आंसर है वो स्पाइनल कॉर्ड ही हो जाएगा। इसमें काफी सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन अभी हमने पढ़ा था पिछले वाले पार्ट में। द जंक्शन पॉइंट बिटवीन टू न्यूरॉन, इसको साइनेप्स कहते हैं। दो न्यूरॉन्स के बीच में जो जंक्शन पॉइंट होता है उसको साइनेप्स कहते हैं। और वहां पे जो नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है, वो जो ट्रांसमिशन है वो दोनों जुड़े नहीं होते साइनेप्स की जगह। मेल सेक्स हार्मोन में आपका आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। सेरेब्रल हेमिस्फीयर आर द आउटर सेंटर्स ऑफ। आपको इसके हेमिस्फीयर के बारे में बहुत सारे डीप चीजें नहीं पढ़नी, आप इसको छोड़ सकते हैं, इतना डीप आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। डायबिटीज जो है वो किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होती है, तो डायबिटीज इंसुलिन की वजह से होती है। इसका आंसर आपको इंसुलिन ही लगाना है, क्योंकि यहाँ पर एक और चीज है कि आपसे डायबिटीज के जो क्वेश्चन है हमने पहले भी डिस्कस किया था, तो वो चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं। क्रेनियल नर्व, अभी हमने बात की थी कि 12 क्रेनियल नर्व होती हैं, 31 स्पाइनल नर्व होती हैं, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन, कफिंग एक रिफ्लेक्स एक्शन है, ब्लिंकिंग ऑफ आई है, नी जर्क है, बट वीपिंग जो है यानी रोना जो है, चिल्लाना, वो एक रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है। मेडुला ऑब्लोंगेटा ऑफ हिंड ब्रेन कंट्रोल, तो जो ये भी हमने पढ़ा था, इसका जो आंसर है रेट ऑफ हार्ट बीट हो जाएगा। सब क्वेश्चन थोड़े से रिपीट हुए हैं, कुछ क्वेश्चन इसमें नए हैं बट कुछ ऐसे भी हैं जो वापस आए हैं, तो वो भी हैं, तो हम डिस्कस करते जाते हैं। नेम द ग्लैंड बोथ हैविंग एक्सोक्राइन एंडोक्राइन, फिर से इसका आंसर पेंक्रियाज हो जाएगा। विच पार्ट ऑफ न्यूरॉन रिसीव द इंफॉर्मेशन, वहां पे लिखा था कि कहाँ से जाती है, तो हमने वहां भी ये चीज देखी थी
कि डेंड्राइट से जो इन्फॉर्मेशन है वो आती है और एक्सॉन की तरफ जाती है। तो ये पूछ रहा है रिसीव कौन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डेंड्राइट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टेक्ट? तो कैंसर जो है वो नहीं होगा, ट्यूबरक्लोसिस नहीं होगा, डायबिटीज नहीं होगा, इसका जो आंसर है वो होगा एड्स, जिसका फुल फॉर्म पिछली बार पूछा गया था। और ये किस वायरस से होता है उसका भी फुल फॉर्म पूछा गया था। फिर है इन ह्यूमन मेल्स प्यूबर्टीज अटेन, तो जब मेल के बारे में पूछेंगे तो आपको 13 से 14 लगाना, और फीमेल में मोस्टली आंसर आपका 10 से 12 ही आता है एग्जाम में। फिर मेल हार्मोन सिक्रेटेड बाय टेस्टिस, इसका भी टेस्टोस्टेरोन ही हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन अकर्स इन, ये क्वेश्चन आता है आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। अब क्या है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको थोड़ा सा इसलिए भी पढ़ना है क्योंकि क्लास 12th में इसके बारे में पूछा गया है, या फिर कुछ क्वेश्चंस हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अगर हम देखें तो यहाँ पर एक ऐसे रफ डायग्राम बना के, तो ये जो है ये होते हैं आपकी, यहाँ से ओवरीज रिलीज होती हैं, इसको बोलते हैं फैलोपियन डक्ट या फिर ओविडक्ट कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन इसी जगह पे होता है, ये होता है आपका यूट्रस, फिर आपका सर्विक्स एंड वेजाइना होता है। तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, इसलिए इसका जो आंसर है वो ओविडक्ट हो जाएगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन केवीएस का जो सिलेबस है उसमें आपने पढ़ा है, फैमिली हेल्थ प्लानिंग के बारे में दिया हुआ है। हेल्थ एजुकेशन में और भी बहुत सारी जो चीजें हैं और क्लास 12th में जो चैप्टर है उस हिसाब से इनके आने के चांसेस हैं। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग गेट्स कन्वर्टेड इनटू सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो ये आपका प्लांट में जो होता है या जो फ्लावर्स में पॉलिनेशन होता है वहां से क्वेश्चन आपसे छोड़ सकते हैं, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर है हाउ मेनी बोन्स आर इन ईच एंकल, तो एंकल को हम किस क्या बोलते हैं, अगर हड्डियों की बात करें तो एंकल जो है वो टार्सल के नाम से जाने जाते हैं, टार्सल बोन होती है एंकल में। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि इसमें कितनी बोन्स होती हैं, तो 7 बोन्स होती हैं, और टार्सल जो है वो आपके पैर में होता है, यानी आपकी लोअर एक्सट्रीमिटीज का पार्ट है। फिर है देयर आर 7 बोन्स इन ईच एंकल विच आर नोन एज, सेम है यहाँ पे टार्सल लगा देते हैं। फिर है ह्यूमरस, स्पेलिंग फिर से गलत लिखिए, ह्यूमरस बोन इज अ पार्ट ऑफ, तो ये आपके अपर आर्म की ह्यूमरस बोन कहते हैं। रेडियस जो है वो 4 आर्म में हो जाएगी। इतने इजी क्वेश्चन इतने सारे नहीं आते, लेकिन फिर भी हैं तो हम डिस्कस करेंगे। रिस्ट पाम जो है 5 हड्डियां होती हैं, तो आपका जो रिस्ट है उसको हम मेटाकार्पल बोलते हैं, तो यहाँ पे मेटाकार्पल लगा देंगे। फिंगर्स आर मेड अप ऑफ बोन्स, तो फिंगर को फैलेंजेस के नाम से जाना जाता है। आपके एक हाथ में कितने फैलेंजेस होते हैं, 14 फैलेंजेस होते हैं। वर्टेब्रा में कितने बोन होते हैं, इस बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आपको 33 टिक करना है 26। ये दोनों ऑप्शन अगर आपके पास है तो क्वेश्चन जैसे वहां पर दिया था कि वर्टेब्रा फॉर्मेशन में कितनी हड्डियां होती हैं तो 33 होगा। सिर्फ क्वेश्चन आएगा कि कितनी वर्टेब्राज होती हैं एक ह्यूमन में, और आपका 26 अगर वहां पे ऑप्शन है तो आपको 26 ही टिक करना है, बट यहाँ पे 33 है तो हम 33 लगा देंगे। अप टू हाउ मेनी एज देयर इज डेवलपमेंट इन द बोन, तो इसमें जो आंसर है वो 25 ईयर्स लिखा था, तो हम इसके हिसाब से लगा देते हैं। हाउ मेनी बोन्स आर इन द हेड, हेड में यानी आपके जो क्रेनियम पार्ट है उसमें होती हैं 8 हड्डियां, जिन्हें हम फैप्टोज के नाम से याद रखते हैं, यानी आपका फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, स्फेनोइड, एथमोइड, ये 8 हड्डियां जो हैं वो, इनको अगर हम करेंगे तो 8 होती हैं। ये 8 बोन्स आपके पाई जाती हैं हेड में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ कार्पल, ये इसको भी छोड़ देते हैं क्योंकि आपका प्लांट से आता है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वेट ऑफ द न्यू बॉर्न चाइल्ड, 3.5 किलो होगा। एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी, इसमें हमेशा 40 वीक्स लिखा होता है, कभी भी आप गूगल करेंगे तो, इसलिए इसका आंसर 280 डेज हो जाएगा, क्योंकि 14 to 7 करेंगे तो 280 दिन होते हैं। हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन अ ह्यूमन डिप्लॉइड सेल, तो ये चीज जो है अब यहाँ पे लिखा है हाउ मैनी क्रोमोसोम, जब भी ये बोलेगा तो 46 लगाना है, पेयर बोलेगा तो 23 लगाना है, इसमें कोई भी डाउट वाली चीज नहीं है। फिर है वाइल स्लीपिंग द एनर्जी यूज्ड पर आवर, ये सब भी चीजें आ जाती हैं एग्जाम में, और इन सारे क्वेश्चन के आंसर ऐसे हैं जो किसी को नहीं आते हैं तो हम छोड़ ही देते हैं इसको। वैसे इसका आंसर अगर आपको पता है तो आप बता देना कमेंट सेक्शन में। हेमोग्लोबिन इज यूज टू मेक न्यू ब्लड सेल एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द डेंजर ऑफ, तो इसका जो आंसर है वो एनीमिया हो जाएगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया होता है। और आपके हेल्थ एजुकेशन में ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं।
हाइपरविटामिनोसिस इज अ डिजीज कॉज्ड बाय ड्यू टू एक्सेसिव इनटेक ऑफ, अगर आप फैट सॉल्युबल विटामिन जो हैं वो होते हैं आपके ए एंड डी, तो इन दोनों की वजह से ही अगर आप इनका एक्सेसिव इनटेक करते हैं, क्योंकि ये जो है आपकी बॉडी में स्टोर होते हैं, आपने दो तरह से पढ़े होंगे आपके जो विटामिन है होते हैं, एक होते हैं वाटर सॉल्युबल और एक होते हैं फैट सॉल्युबल। तो जो फैट सॉल्युबल है वो बॉडी में स्टोर होते हैं, इसलिए उनके एक्सेसिव होने से हाइपर विटामिनिसोस होता है, लेकिन जो वाटर सॉल्युबल है वो बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं, इसलिए उनकी इस तरह की उनमें दिक्कत नहीं होती है। तो ऑप्शन में अगर ए और डी दोनों है तो आप दोनों लगा सकते हैं, बट खाली ए लिखा है तो आप ए को टिक कर दीजिए। फिर है द डिजीज लेथीराइसन, इसकी स्पेलिंग गलत यहाँ पे लिखी है, इसकी स्पेलिंग होती है लेथीरिज्म होती है इसकी स्पेलिंग, और ये जो है वो पीस यानी जो दाल होता है, मटर होता है, उसके खाने से होती है, तो इसका जो आंसर है वो खेसरी दाल हो जाएगा, जिसके इसमें एडल्ट्रेशन की वजह से जो है वो बीमारी होती है। फूड एडल्ट्रेशन जो है वो भी एग्जाम में पूछा जाता है, बट बहुत रेयर है, हमारे सिलेबस में है तो हमें वो भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे है, इसको पीएफए के नाम से जाना जाता है, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, जो 1954 में बना था। उसमें अमेंडमेंट्स कब हुए थे? उसके अमेंडमेंट 3 बार हुए हैं, 1964, 76 और 86, बट यहाँ पे 76 इन्होंने टिक किया है। बट इस तरह से दोनों ऑप्शन देकर ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए था, क्योंकि दोनों ही ईयर में अमेंडमेंट्स हुए हैं। फिर है मेटनिल येलो अ डाई, एक डाई है वो किसको एडल्ट्रेट करने के लिए यूज की जाती है? इस डाई को दाल, अरहर की दाल, जो भी पीली दाल होती है उनके साथ इन डाई को मिलाया जाता है, ताकि जो दाल है वो अच्छी दिखे और उसे एडल्ट्रेट करने का मतलब यह है कि आप कोई भी खाने की चीज में कुछ भी एक्स्ट्रा चीज मिलाते हो ताकि उसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी लगने लगे, या फिर वो उसको आप ज्यादा प्रेजेंटेबल बना पाओ, उसे एडल्टरेशन कहते हैं। जैसे खाने में मिलावट कह सकते हैं। Which of the following serve as stored food for use in producing energy? तो हमारे शरीर में जो stored food है वो fats होते हैं। Besides carbon, hydrogen and oxygen, protein also contains some other elements like, तो protein की हम बात करें that is amino acids, और उसमें कौन सा और चीज होती है? तो उसमें होता है नाइट्रोजन। ठीक है। फिर है हीमोग्लोबिन, जो है वो एक तरह का ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो है उसका मतलब कि वो प्रोटीन्स जो, उन्हें लिविंग प्रोटीन्स भी कहते हैं, जो कैरी करते हैं और ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, उन्हें ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कहते हैं। इन्फेंट एंड चिल्ड्रन रिक्वायर अ डाइट रिच इन, तो जो भी बच्चे हैं उनकी डाइट में प्रोटीन रिच होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उनकी बॉडी में जब ग्रोथ हो रही होती है तो उस टिश्यू के फॉर्मेशन के लिए उनको प्रोटीन चाहिए। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन टेक्स प्लेस स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है सबका डाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोर न्यूट्रिशियस देन व्हीट एंड राइस? इसके हिसाब से ग्राउंडनट है, और यही आंसर इसमें सुटेबल भी लग रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डाइजेस्टेड इन आर बॉडी? हमारी बॉडी में कौन सी चीज डाइजेस्ट नहीं होती है? तो हम कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है, समझिए बात क्या है। कार्बोहाइड्रेट में मोनोसेक्राइड होता है, डाइसेक्राइड होता है और पॉलीसेक्राइड होता है, और पॉलीसेकेराइड्स में कार्बोहाइड्रेट का ही एक फॉर्म होता है जो होता है आपका रफेज। तो रफेज जो है वो एक कार्बोहाइड्रेट का ही फॉर्म है, लेकिन ये बॉडी डाइजेस्ट नहीं करती है। इसका फंक्शन ये है कि ये स्टूल को बल्क प्रोवाइड करता है और वाटर को रिटेन करके रखता है, ताकि आपके इंटेस्टाइन में जो भी बोलस है, फूड बोलस कहते हैं, उनका मूवमेंट प्रॉपर हो सके। तो आंसर जो है वो हो जाएगा रफेज। फिर है ऑस्टोमलेशिया, अभी भी पढ़ा था, बोन्स की डिजीज है। स्किन एक्जिमा, डायरिया एंड स्वेलिंग ऑफ टंग, माउथ एंड गम्स आर द सिम्टम्स ऑफ, ये पेलेग्रा के सिम्टम हैं जो कि B3 या फिर नियासिन की डिफिशियंसी की वजह से होते हैं। आपने A, B, C, D जितने भी हैं विटामिन के साइंटिफिक नाम पढ़ के याद करके जाने हैं, पूछा जरूर जाता है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेरिशेबल फूड मटेरियल? तो पेरिशेबल फूड मटेरियल का मतलब ये होता है कौन सा ऐसा फूड मटेरियल है जिसको हमें फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है या फिर जल्दी कंज्यूम करने की जरूरत नहीं, जो खराब हो जाएंगे। सीरियल्स यानी अनाज एक पेरिशेबल फूड मटेरियल नहीं है। अब इस क्वेश्चन में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन पेरिशेबल फूड मटेरियल, यानी इनमें से कौन सा पेरिशेबल फूड मटेरियल है? शुगर नहीं है, पल्स नहीं है, फूड ग्रेन नहीं है, मिल्क एक पेरिशेबल फूड मटेरियल है। फिर है च्यूइंग ऑफ टोबैको,
तो इससे ओरल कैंसर होता है यानी मुंह का कैंसर। आप सबने बहुत सारी मूवीज के पहले ऐड में देखा ही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेरिडेटरी डिजीज, तो इनमें से कौन सी डिजीज है जो वंशानुगत है? वो है आपकी हीमोफीलिया। और हीमोफीलिया में होता ये है कि ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती है, अगर कहीं भी हो गया ब्लड, कहीं भी अगर कट हो जाता है तो ब्लीडिंग होने लगती है, दैट इज कॉल्ड हीमोफीलिया। आर्टिफिशियल प्लेस मेकर जो है वो कहाँ लगाएंगे? तो भाई पेस मेकर है, हार्ट में ही लगेगा, और कहाँ लगेगा? जो ऐसे नोड होता है हार्ट में, एक चीज ऐसे नोड होता है, तो ऐसे नोड जो है वो पेसमेकर का ही काम करता है। जब वो फंक्शन नहीं करता है तो उसकी जगह हम आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाते हैं। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन जो है दैट रिजल्ट्स इनटू कैंसर। which of the following will be in excess amount in the urine of a diabetic patient? डायबिटिक पेशेंट में जो ग्लूकोज है वही एक ऐसी चीज है जिसका प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाता या फिर उसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है, तो वो उसके यूरिन से बहुत ज्यादा जो है वो एक्सक्रीट होगा। बात करें कि आपके यूरिन में कौन कौन सी चीजें होती हैं, तो उसको याद रखने का एक तरीका है वैग सू, यानी वाटर, अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, सॉल्ट्स, यूरिया एंड यूरिक एसिड, ये वो कंपोनेंट है या सब्सटेंसेस हैं जो यूरिन में होते हैं। एड्स वायरस कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड टू अनदर बाय, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से एड्स होता है, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से होता है, शेयरिंग कॉमन नीडल फॉर इंजेक्शन से भी होता है, बट किसिंग से कोई भी एड्स वायरस का ट्रांसमिशन नहीं होता है। फिर है यहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉजेस, तो इनमें से कौन सा है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होता है? इन्फ्लुएंजा जो है वो वायरस से होता है, बेरी जो है वो डिफिशियंसी से होता है, एड्स वायरस से होता है, बट ट्यूबरक्लोसिस जो है वो मायोबैक्टीरियम से यानी वो बैक्टीरिया की वजह से होता है, इसलिए जो इसका कॉजिंग एजेंट है वो बैक्टीरिया हो जाएगा। फिर है द इनक्यूरेबल डिजीज कॉज ड्यू टू द बाइट ऑफ अ मैड डॉग, तो कुत्ते के काटने से होता है रेबीज, और ये एक तरह की वायरल डिजीज होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइकोएक्टिव ड्रग? अब साइकोएक्टिव ड्रग का क्या मतलब होता है? कौन से ऐसे ड्रग हैं जो मूड को इनहेंस करने के लिए या फिर अवेयरनेस के लिए नहीं लिए जाते, या फिर जिन्हें रिक्रिएशनल ड्रग नहीं कहा जाता है? पेनिसिलिन जो है वो एक तरह की एंटीबायोटिक है, इसलिए ये साइकोएक्टिव ड्रग नहीं है। फिर है वन स्टैंड द रिस्क ऑफ डिहाइड्रेशन, तो डायरिया में जो है वो डिहाइड्रेशन होता है, जिसके लिए ओआरएस का घोल, यानी ओआरएस का फुल फॉर्म क्या होता है कमेंट सेक्शन में डालिएगा, जो कि दिया जाता है। बीसीजी वैक्सीन इज यूज्ड फॉर प्रिवेंटिंग, तो बीसीजी वैक्सीन ट्यूबरक्लोसिस के प्रिवेंशन के लिए दी जाती है। बीसीजी का जो फुल फॉर्म है वो है बैकले कैलमेटिक यूरिन। कॉमन कोल्ड जो है वो एक वायरल इन्फेक्शन है। फिर इस क्वेश्चन को भी हम छोड़ सकते हैं। लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, कि एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड कौन सा होता है? ओवरी नहीं होता है, यूट्रस भी नहीं है, प्रोस्टेट ग्लैंड भी नहीं है, टेस्टिड जो कि स्क्रोटम में पाया जाता है वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है। फिर है ग्लाइकोलिसिस रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ, ग्लाइकोलिसिस में पायरुवेट बनता है, इसलिए पायरुविक एसिड जो है वो ग्लाइकोलिसिस का एक प्रोडक्ट होगा। फिर है द एयर वी ब्रीथ इन कंटेन 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ CO2 इन द एयर वी ब्रीथ आउट? तो हम जो ब्रीथ इन करते हैं वो भी एयर होता है, जो ब्रीथ आउट करते हैं वो भी एयर ही होता है, लेकिन जो ब्रीथ इन करते हैं उसमें ऑक्सीजन आपकी 21% होती है, लेकिन जब ब्रीथ आउट करते हैं तो सिर्फ 17% रह जाती है। और ये जो 3% है CO2 जो आप ले रहे हैं उसमें 0.03% है, बट जब एक्सेल करते हैं तो उसमें 4% जो है वो CO2 होती है। तो ये जो चीजें हैं, मतलब आपने O2 की जगह CO2 कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीसी आर ऑल्सो नोन एज, तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स के नेम है। आरबीसी को हम इराइथ्रोसाइट्स के नाम से जानते हैं, डब्ल्यूबीसी को हम किस नाम से जानते हैं? डब्ल्यूबीसी को हम जानते हैं ल्यूकोसाइट्स के नाम से, और प्लेटलेट्स को जानते हैं हम थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से। यहाँ जो आंसर है वो आपका हो जाएगा इराइथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी के लिए हो जाएगा ल्यूकोसाइट्स। फिर विच हैज डिफेंस फोर्स डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं। हीमोग्लोबिन एक तरह का प्रोटीन है। ब्लड प्लाज्मा पढ़ चुके हैं, 90% वाटर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सप्लाई द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, तो कौन है
जो ब्लड को हार्ट से पूरे बॉडी तक लेकर जाता है, तो वो काम जो है वो वेन्स करती हैं, आर्टरीज करेंगी. विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीव द ब्लड फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट. तो आर्टरीज जो है वो प्योर ब्लड को पूरे बॉडी में लेकर जाती है और पूरी बॉडी से उस जो ब्लड आपका वहां से डीऑक्सीजनेटेड है उसको लेकर आने का काम वेन्स करती हैं. ब्लड प्रेशर जो है वो स्फेग्मोमैनोमीटर से ही नापा जाता है. जो नॉर्मल बीपी है उसको 120/80 होता है और इसमें 120 और जो 80 है इसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर और इसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर. सिस्टोल का मतलब होता है जब कॉन्ट्रैक्ट होता है और डायस्टोल का मतलब होता है जब आपका हार्ट रिलैक्स होता है. एक्ट ऑफ वॉइडिंग यूरिन इज कॉल्ड. वॉइडिंग यूरिन का मतलब कि बॉडी से यूरिन को डिस्चार्ज करने को क्या बोलते हैं. तो इसमें इसका एक नॉर्मल भी है, उसे यूरिनेशन भी कहा जा सकता है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में तो कुछ ऐसा लिखना है जो हमें नहीं आता है, इसलिए इन्होंने मिक्ट्यूरेशन लिख दिया है जिसको यूरिनेशन ही कहा जाता है. फेनोमेना ऑफ डायलिसिस इज सीन इन, तो किडनी में ही होता है डायलिसिस. मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन ह्यूमन बीइंग जो है वो किडनी है. जंक्शन ऑफ टू न्यूरॉन्स को हम साइनेप्सिस कहते हैं, साइनेप्स कहते हैं, सॉरी नॉट दिस. हार्मोन फाउंड इन मेल्स, इसमें कौन सा हार्मोन है जो सिर्फ मेल में पाया जाता है, दैट इज टेस्टोस्टेरोन. बहुत बार क्वेश्चन आ गया. और हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर आर रेगुलेटेड बाय, ये एड्रीनलाइन नामक एक हार्मोन है जो कि सीक्रेट होता है एड्रीनलाइन ग्लैंड से. आपका जो एड्रिनल ग्लैंड है उससे ये हार्मोन सीक्रेट होता है और एड्रिनल ग्लैंड जो है वो किडनी के ऊपर सिचुएटेड होते हैं और वो हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं. ऑक्सिन और गिबलिन ये दोनों प्लांट हार्मोन है, इसको छोड़ सकते हैं. रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी इन ह्यूमन फीमेल सीजेस एट द एज ऑफ 40 to 50. ये तब होता है जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है उसको स्टॉप हो जाने को मेनोपॉज कहते हैं और के स्टॉप हो जाने के बाद जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो भी खत्म हो जाती है. फिर है हमारा क्वेश्चन, इन ह्यूमन फीमेल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, अभी हमने बात की थी उस वहां पर ओविडक्ट लिखा था, उसका दूसरा नाम जो है वो फैलोपियन ट्यूब भी है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फाइनेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड वेसल इज नोन एज, तो वो होगी आपकी कैपिलरीज, क्योंकि कैपिलरीज में भी ही होता है आपका डिफ्यूजन ऑफ गैसेस. और क्योंकि जो आपकी कैपिलरीज हैं वो सबसे थिन लेयर होती है, सबसे सिंगल लेयर्ड होती है, इसलिए वहां पे डिफ्यूजन पॉसिबल है और जो भी आपकी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो कैपिलरीज में ही होता है. पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन, अब पेरिकार्डियम जो है वो हार्ट में पाया जाता है. आपके हार्ट की 3 लेयर होती हैं, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, लेकिन वो एक बाग, एक झिल्ली जैसे में रहता है जिसे बोलते हैं पेरिकार्डियम, जिसमें हार्ट आपका रहता है. वो बार बार धड़कने से उसका जो फ्रिक्शन है वो दूसरे से ना हो, इसलिए वो उसको प्रिवेंट करता है. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल, अब मसल अभी हमने पढ़ा था, जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको सिस्टोल बोलते हैं और जो रिलैक्सेशन है उसको डायस्टोल बोलते हैं. टाइम इंटरवल फॉर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट चैम्बर, एक बार में 0.8 सेकेंड लगते हैं उसे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दोनों की एक साइकिल होने में, जिसे हम कार्डियक साइकिल कहते हैं. उसके बाद क्वेश्चन है, हार्ट बीट की नॉर्मल रेंज है 72 से 80. स्टेथोस्कोप जो है वो हार्ट बीट को नापने के लिए यूज किया जाता है. स्टार्टिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट चैम्बर वो होते हैं आपके ऑरिकल से, ऐसे नोड है जहां पे आपका कंडक्शन शुरू होता है, इसलिए जो ऑरिकल है पहले वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और वेंट्रिकल जो है वो बाद में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. बॉडी का जो ब्लड बैंक है उसे स्प्लीन जो है उसे ब्लड बैंक कहा जाता है. विच टाइप ऑफ कॉर्पसल्स आर फाउंड इन लिम्फ, तो लिम्फ में WBC पाया जाता है क्योंकि वो भी आपकी बॉडी में इन्फेक्शन से बचाने का काम करती हैं. नंबर ऑफ WBCs इन 1 ml ऑफ ब्लड, इसका जो आंसर है 8000 है, रेंज आपने पढ़ी होगी. व्हाट इज एसेंशियल इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एंटीबॉडी बहुत जरूरत है, जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो ध्यान रखा जाता है एंटीबॉडीज का. फिर क्वेश्चन है, द ब्लड सेल बिकम हीमोलाइज्ड ड्यू टू, तो जो ब्लड सेल्स है वो हीमोलाइज्ड क्यों हो जाती है. हीमोलाइज्ड का मतलब क्या है कि अगर आरबीसी जो है वो डिस्ट्रॉय होने लगे उनके बनने की दर से ज्यादा, तो उसे कहते हैं हीमोलाइज्ड. और ये सिचुएशन कब होती है कि अगर कोई जो फादर है उसका आरएच फैक्टर और जो मदर है उसके आरएच फैक्टर अलग अलग होते हैं, निगेटिव और पॉजिटिव, उस सिचुएशन में ऐसी चीज क्रिएट होती है. इसलिए आरएच फैक्टर पॉजिटिव और निगेटिव होने से भी हीमोलाइज्ड होता है ब्लड. और होता यह है कि जो आरबीसी है वो डिस्ट्रॉय होने लगते हैं बनने की दर से ज्यादा, इसलिए उसे हीमोलाइज्ड कहते हैं. लैक ऑफ विच ब्लड कार्पसल्स कॉज स्वेलिंग, तो आरबीसी की कमी की वजह से एनीमेटिक सिचुएशन होती है, हेमोग्लोबिन की कमी से, और उसकी वजह से स्वेलिंग भी होती है.
सॉल्ट एडजस्टेड इन ब्लड टू मेंटेन। तो सॉल्ट जो है उसका काम क्या है, वो बॉडी में बैलेंस का काम रखता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का काम करता है, इसलिए वो पीएच बैलेंस करता है ब्लड का। साइज ऑफ आरबीसी अभी बड़ा था 7.2, यहाँ पे एमबी लिखा होना चाहिए था कायदे में। इन्वेंटर ऑफ ब्लड ग्रुप वॉज, तो ब्लड ग्रुप का जो इन्वेंटर है, स्पेलिंग गलत लिखी है, इसकी सही स्पेलिंग होगी कार्ल लैंडस्टेनर। वैसे स्पेलिंग से कोई खास फर्क पड़ नहीं रहा है। 1900s में उन्होंने ब्लड ग्रुप को इन्वेंट किया था। और हाँ, एक और चीज है जो अभी कंफ्यूजन हो गया, न्यूक्लियस वाला और आपका सेल का। तो न्यूक्लियस को इन्वेंट रॉबर्ट ब्राउन ने किया था और सेल को रॉबर्ट हुक ने किया था। इस तरह के हर एक में कुछ कुछ कंफ्यूजन सा हो जाता है, कंफ्यूजन नहीं होता है, मुंह से कुछ और निकल जाता है, एक्चुअल में दिमाग में कुछ और होता है, कुछ ऐसी चीज हो जाती है। सो ये रॉबर्ट ब्राउन जो है, इन्होंने न्यूक्लियस को ही इन्वेंट किया था और रॉबर्ट हुक ने जो है वो सेल को इन्वेंट किया था। फिर है हाउ मेनी लीटर ब्लड इज फाउंड इन अ हेल्दी बॉडी। अब इसमें हम क्या सही टिक लगाएं, 5 से 6 लीटर लिखा रहता है और इसमें चारों की चारों चीजें तो हमारी सही लग रही हैं, फिर भी इनके हिसाब से हम 6 लगा देते हैं, आपके हिसाब से जो सही हो वो लगा देना। और अगले क्वेश्चन हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। टिल दैट कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, और जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना।